पशुपालन के मैराथन क्लास में मैं आरएम तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पशुपालन के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन के बारे में। तो आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है एनडीडीबी की स्थापना हुई। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1965 में। किसी भी चीज को अच्छे ढंग से याद करने का तरीका होता है कि आप उस चीज को किसी चीज से कोरिलेट करके याद करें। तो 16 जुलाई का एग्रीकल्चर में और क्या इंपॉर्टेंस है? तो 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आईसीआर डे भी 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। एनडीडीबी के चेयरमैन है, तो एनडीडीबी के प्रेजेंट समय में चेयरमैन है दिलीप रथ। और जो एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसकी स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अध्यक्षता में हुई थी। एनडीडीबी की स्थापना कहाँ हुई थी? आनंद, गुजरात। गुजरात में एक जगह है जहां नाम है आनंद, गुजरात में एनडीडीबी की स्थापना हुई। कब हुई? 16 जुलाई 1965 में। और किसके अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अध्यक्षता में हुई। अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न के बारे में। पशु का सत्य पेट कहलाता है, तो पशु का सत्य पेट कहलाता है एबोमेजम। पशु का सत्य पेट एबोमेजम कहते हैं। और क्यों कहते हैं एबोमेजम को पशु का सत्य पेट? क्योंकि इसी पेट के इसी भाग में जितने भी एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, इसी भाग से निकलते हैं। जैसे HCl हो गया, रेनिन हो गया, आपका पेप्सिन हो गया, ये इसी भाग से निकलते हैं। इसीलिए पशु का सत्य पेट एबोमेजम को कहते हैं। बात करें अपने चौथे प्रश्न के। पशु का सबसे बड़ा पेट का भाग होता है, तो आपको पता है जुगाली करने वाले जितने रूमिनेंट होते हैं उन जानवरों के पेट 4 भागों में बटे होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग रहता है रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम। तो एबोमेजम को सत्य पेट कहते हैं। और सबसे बड़ा पेट किसको कहते हैं? तो रूमेन को, जिसकी क्षमता होती है लगभग 150 से 200 किलोग्राम। ये भोजन संग्रहण की क्षमता होती है इसकी 150 से 200 किलोग्राम। और रूमेन की सबसे खास बात क्या होती है? ये बच्चों में विकसित नहीं होते हैं। जब वो बच्चा चारा खाना स्टार्ट करता है लगभग 15 से 20 दिन बाद, तो ये विकसित होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बच्चों में पेट के कौन से भाग प्रेजेंट नहीं होता है? तो रूमेन। बात करें अपने 5वें प्रश्न के। पशु के पेट में जालिका रूपी संरचना कहलाती है। उसके पेट में एक ऐसा भाग होता है जो जाली की नुमा संरचना होती है, कुछ इस तरह, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना, इस तरह की संरचना पाई जाती है। उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को कहते हैं आप ओमेजम या भज्जिका। इस पेट के इस भाग का क्या कार्य होता है कि जो अगर जंतु जान लीजिए खाने में कोई कीलनुमा चीज अंदर खा लेता है, तो ये इस भाग पर क्या होता है? रुक जाता है, आके इस भाग से नीचे वाले पेट के हिस्से में नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये इसको क्या कहते हैं? ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना होती है, तो इसको क्या कहते हैं? ओमेजम या भज्जिका। बात करते हैं अपने 6ठे प्रश्न की। पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। जो सेलुलोज होता है उसका पाचन पशुओं में कहाँ होता है? तो सिक्कम में। बात करते हैं अपने 7वें प्रश्न के। जठराशय एबोमेजम क्या कहते हैं? जठराशय में पाए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? तो काइम। इसमें पाए जाने वाले भोजन को काइम कहते हैं। और इसकी पाचन की प्रक्रिया को काइमिफिकेशन कहते हैं। इसमें जो भोजन पाया जा रहा है उसको काइम कहते हैं, उसको पाचन की प्रक्रिया को काइमिफिकेशन कहते हैं। काइमिफिकेशन। बात करते हैं अपने 8वें प्रश्न की। छोटी आंत में उपस्थित भोजन को क्या कहते हैं? जिस तरह एबोमेजम में उपस्थित भोजन को काइम कर रहे हैं, तो छोटी आंत में जो भोजन उपस्थित होगा उसको क्या कहेंगे? पयोलस। बात करते हैं अपने 9वें प्रश्न की। पित्त रस का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में आता है कि पित्त रस का निर्माण होता है, तो लड़के तुरंत टिक मारते हैं पित्ताशय पे, तो नहीं, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यकृत, लीवर जिसको कहते हैं, वहां क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। और पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। बाइल जूस एकत्रित होता है कहाँ? तो पित्ताशय में। बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न की। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। यही बच्चे में प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है।
बात करते हैं अपने 12वें प्रश्न की, कौन सा हार्मोन शर्करा को नियंत्रित करता है? ऐसा हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है जो शुगर का मेटाबॉलिज्म, उपापचय को नियंत्रित करता है? तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन। अब हम बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा चीज नहीं पाया जाता है? दूध किसका पुअर सोर्स होता है? तो दूध में नहीं पाया जाता है आयरन एंड विटामिन सी। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की, मक्खन में वसा की मात्रा होती है। तो मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 80%। बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न की, घी में वसा की मात्रा होती है। तो घी में वसा की मात्रा होती है लगभग 99.5%। बात करते हैं अपने 16वें प्रश्न की, गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा है। तो गाय के दूध में SNF की कितनी मात्रा पाई जाती है सॉलिड नॉट फैट की? तो लगभग 8.5%। ये मात्रा हर स्टेट वाइज क्या करती है? वेरी करती है। तो यूपी में जो मानकता है, जो स्टैंडर्डाइज है, वो कितना है? लगभग 8.5%। बात करते हैं अपने 17वें प्रश्न की, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से लेकर 1.030 तक। अपेक्षित घनत्व का मापन हम किसके द्वारा करते हैं? तो लैक्टोमीटर के द्वारा हम अपेक्षित घनत्व का मापन करते हैं। हमारी जो वीडियो है मिल्क की फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें हमने अच्छे ढंग से बताया हुआ है। बात करते हैं 18वें प्रश्न की, सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.0040। बात करते हैं 19वें प्रश्न की, दूध के उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? दूध को उतारने के लिए तो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है जब गाय दूध नहीं देती है उस समय। बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न के, दूध को चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? कभी कभी दूध के गाय के सामने अचानक कोई चीज आ जाने से दूध देना गाय बंद कर देती है, दूध तुरंत ऊपर चढ़ जाता है। तो दूध को चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो एड्रेनिल। एड्रेनिल। बात करते हैं 21वें प्रश्न की, गौ पशुओं के दुग्ध सिराओं में बहता है। तो गौ पशुओं के दुग्ध सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त। बात करते हैं 22वें प्रश्न की, पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। पशु की उम्र आप किस तरह से ज्ञात करते हैं? तो उसकी सबसे सर्वोत्तम विधि है अभिलेख द्वारा। अभिलेख का मतलब होता है कि कौन पशु कब हुआ, उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, अभिलेख तैयार किया जाता है, जिसके कारण आपको क्या होता है? पशु की उम्र ज्ञात करने में सुविधा होती है। बात करते हैं हमने 23वें प्रश्न की, सींग पर 5 छल्ले होने पर गाय की उम्र होगी। अगर किसी गाय के सींग पर 5 छल्ले होंगे तो गाय की उम्र कितनी होगी? तो हमने बताया हुआ है कि एक छल्ला, पहला छल्ला कब निकलता है? लगभग 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में। तो अगर 2 वर्ष भी मानते हैं तो गाय के सींग पर कितने हैं? 5 छल्ले हैं। तो 5 + 2, तो उसकी उम्र कितनी है? लगभग 7 वर्ष। बात करते हैं 24वें प्रश्न की, गौ पशुओं में जन्म के समय दांतों की संख्या होती है। जब गाय बच्चा जन्म लेता है बच्चा, तो उस समय दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2। और 25वां प्रश्न है, टोन्ड मिल्क में वसा तथा SNF की मात्रा होती है। तो टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा 3% तथा SNF की मात्रा 9% होती है। कभी कभी यही प्रश्न दे देता है डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क, तो डबल टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा 1.5% हो जाएगी और फैट की मात्रा 1.5% हो जाएगी और SNF की मात्रा 10% हो जाएगी। और जो सिंगल टोन मिल्क है, उसमें फैट की मात्रा 3% है और SNF की मात्रा 9%। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो 26वां प्रश्न है, गौ पशुओं में स्थायी कृंतक दांतों की संख्या होती है। तो अस्थायी कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 8 या 4 जोड़े कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं हमने 27वें प्रश्न पे, गौ पशुओं में स्थायी कृंतक दांत का प्रथम जोड़ा कब निकलता है? स्थायी कृंतक दांत का प्रथम जोड़ा निकलता है लगभग 2 वर्ष में। बात करते हैं अपने 28वें प्रश्न के बारे में, दुधारू गाय का शरीर का आकार होता है। तो दुधारू गाय का शरीर का आकार होता है तिकोना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करते हैं 29वें प्रश्न के बारे में, देसी गाय प्रथम बच्चा कितने उम्र में देती है? देसी गाय जो बछिया होती है वो प्रथम बच्चा कितने वर्ष की आयु में देती है? तो लगभग 40 से 45 माह की।
बात करें विदेशी गाय, तो विदेशी गाय प्रथम बच्चा कितने उम्र में देती है, तो लगभग 25 मंथ के आयु में, 25 माह के। और यही बात करें अगर संकर गाय का, तो संकर गाय प्रथम बच्चा देती है 30 माह के आयु में, 30 माह के आयु में देती है। बात करते हैं 32वें प्रश्न की। गौ पशुओं के आयन पर स्कोर कार्ड में कितने अंक अंकित होते हैं। स्कोर कार्ड जो रहता है वो गाय के संपूर्ण शरीर के हर एक अंग पर अंक निर्धारित करता है। तो उसका आयन पर कितना अंक निर्धारित होता है, तो 35 अंक। बात करते हैं 33वें प्रश्न की। गौ पशुओं में गलकंबल का कार्य होता है, जो गलकंबल पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ताप का नियंत्रण करना, ताप नियंत्रण करना। बात करें 34वें प्रश्न की। बछिया को कितने शरीर भार होने पर गर्भित करना चाहिए, कितने शरीर का उसका भार होना चाहिए कि उसको गर्भित करना चाहिए, तो उसका शरीर का भार लगभग 250 किलोग्राम। तो बात करते हैं अपने 35वें प्रश्न की। गौ पशुओं के नवजात बच्चों में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करते हैं, तो गौ पशुओं के नवजात पशु जब नवजात बच्चा होता है तो उसमें सबसे पहले क्रिया करते हैं उसके नाक साफ करते हैं, जिससे क्या करे वो ऑक्सीजन को अंदर ले सके। उसके नाक में श्लेष्म पदार्थ पाया जाता है जो काफी चिपचिपा होता है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले सकता। तो सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करते हैं, नाखून को साफ। बात करते हैं अपने 36वें प्रश्न की। गौ पशुओं के नवजात बच्चों की नेवल कार्ड नाभि रज्जु को छोड़कर काटते हैं, कितने दूरी को छोड़कर काटते हैं, तो कितने 8 से 10 सेंटीमीटर छोड़ के काटते हैं। और नाभि रज्जु काटने के बाद किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो टिंचर आयोडीन का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं 37वें प्रश्न के। गाय के बियाने के कितने समय बाद बच्चे को खीस पिलाते हैं। जो गाय पहला दूध देती है, जो खीस होता है, उसको बच्चा देने के कितने देर बाद बच्चे को पिलाना चाहिए, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद। खीस को कितने देर बाद बच्चे को पिलाना चाहिए, लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद। बात करें 38वें प्रश्न की। खीस का स्वभाव होता है, तो खीस का स्वभाव कैसा होता है, तो खीस होता है हल्का दस्तावर। बात करते हैं 39वें प्रश्न की। खीस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो खीस में कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो विटामिन ए। बात करते हैं 40वें प्रश्न की। खीस से पिलाने से बच्चों में विकसित होता है, तो खीस को अगर बच्चों को पिलाया जाता है तो उसके अंतर्गत क्या विकसित होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दूध की शर्करा कहलाती है, दूध में जो चीनी जो मिठास होती है जो उसकी शर्करा होती है कहलाती है लैक्टोज। बात करते हैं अपने 42वें प्रश्न की। दूध की प्रोटीन कहलाती है, तो दूध की प्रोटीन कहलाती है केसिन। किस कारण खीस गर्म करने पे फट जाता है, जो खीस होता है वो किस कारण गर्म करने से फट जाता है, तो उसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसका स्वभाव ही होता है जो गर्म करने पर जम जाती है। तो उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन। बात करते हैं 44वें प्रश्न की। कौन सा अवयव दूध में पाया जाता है और रक्त में नहीं, तो कौन सा अवयव है, केसिन। केसिन दूध में पाया जाता है, रक्त में नहीं। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। बात करें 46वें प्रश्न की। गाय के बच्चे के शरीर के भार का खीस पिलाते हैं। गाय का जो बच्चा होता है उसको जो खीस हम पिलाते हैं उसके शरीर भार के अनुसार पिलाते हैं। तो उसके शरीर भार के किस अनुसार पिलाते हैं, तो उसके शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाते हैं। जितना उसके शरीर का भाग रहेगा, भार जितना रहेगा उसके 1/10वें भाग इतना उसको खीस देते हैं। गौ पशुओं में टीकाकरण वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कब शुरुआत होता है, कब बछड़े के अंदर वैक्सीन टीकाकरण लगाते हैं, तो 6 माह पे, 6 माह से शुरू होता है। बात करते हैं 48वें प्रश्न के। श्वेत दस्त रोग किसमें होता है, तो नवजात बछड़े में, नवजात बछड़े में। बात करते हैं 49वें प्रश्न की। सिंग रोधन की उम्र होती है, सिंग रोधन की उम्र होती है लगभग 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन जब बच्चा पैदा होता है, 10 से 15 दिन का होता है, तो उस समय सिंग रोधन की प्रक्रिया सबसे उपयुक्त मानी जाती है करना। 50वां प्रश्न। सिंग रोधन की सर्वोत्तम विधि है, तो सिंग रोधन की सर्वोत्तम विधि है किसके द्वारा, कास्टिक पोटास की छड़ के द्वारा। कास्टिक पोटास
कि छड़ के द्वारा सिंगरोधन की प्रक्रिया की जाती है। बात करते हैं अपने 51वें प्रश्न की, गौ पशुओं की बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र है तो 6 माह। बात करते हैं 52वें प्रश्न की, बधिया करने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बधिया करने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बर्डीजो कास्टेटर नामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबा दिया जाता है, जिसके कारण इसके अंडकोश पूर्ण रूप से कार्यविहीन हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं। बात करते हैं अपने 53वें क्वेश्चन के बारे में, नसबंदी साड़ को कहते हैं। नसबंदी, ऐसे साड़ जिनकी नसबंदी कर दी जाती है उस साड़ को कहते हैं टीजर बुल। नसबंदी प्रक्रिया जो रहता है बधियाकरण प्रक्रिया के जस्ट विपरीत होती है। नसबंदी प्रक्रिया में जो रहता है शुक्रवाहिका, जो वाइस डिफरेंस होते हैं उनको दबाया जाता है, जिसमें शुक्राणु का तो निर्माण अंडकोश में होता है लेकिन वो आगे नहीं जा पाते, शुक्रवाहिका को दबा दिया जाता है, उस प्रक्रिया को नसबंदी कहते हैं। तो उस तरह के साड़ को हम क्या कहते हैं? टीजर बुल। ऋतुमयी गायों की जांच के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसी गाय जो हीट में रहती हैं, झुंड में रहती हैं, तो उनकी गायों की पहचान हम किसके द्वारा करते हैं? तो टीजर बुल की सहायता से। जो ये टीजर बुल होते हैं इनके पुट्ठों में क्या करते हैं? लाल रंग या कोई रंग लगा देते हैं, रंग की स्याही लगा देते हैं। और जो ऋतुमयी गाय होती है जिसके पीठ पर ये लाल रंग का चिन्ह रहेगा, उससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये गाय ऋतुमयी गाय है। बात करते हैं अपने 55वें प्रश्न की, गर्भवती गाय को अगले ब्यात के लिए खिलाई पिलाई कराना कहलाता है। अगले ब्यात के लिए उसको जो हम भोजन देते हैं, जो उसके शरीर के अनुसार हम भोजन देते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप, जो उसको अगले ब्यात के लिए हम भोजन देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 56वें प्रश्न के बारे में। दूध के दुहाई के पूर्व थनों को धोते हैं। दूध के दुहाई के पूर्व थनों को किसके द्वारा धोते हैं? तो पोटाश के पानी के द्वारा। पोटाश के पानी के द्वारा। बात करें 57वें प्रश्न के, गाय को ब्याने के 15 दिन पूर्व रखते हैं। गाय जब बच्चा देने वाली रहती है तो उसके 15 दिन पूर्व उसको कहाँ रखते हैं? तो काबिंग बॉक्स में। काबिंग बॉक्स में। कबिंग बॉक्स में इसलिए रखते हैं, उसको पूरे पशुओं के झुंड से अलग निकाल के कबिंग बॉक्स के अंतर्गत रख दिया जाता है। बात करते हैं अपने 58वें प्रश्न की, दूध के दुहने की सर्वोत्तम विधि है। तो दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि है पूर्णहस्त विधि। पूर्णहस्त विधि। बात करते हैं अपने 59वें प्रश्न की, गाय को ब्याने के कितने दिन बाद गर्भवती हो जाना चाहिए? गाय को जब बच्चा दे देती है तो उसके दोबारा कब गर्भ धारण करना चाहिए, कितने दिनों के बाद? तो लगभग 2 से 3 माह के अंतराल पे। लगभग 2 से 3 माह के अंतराल पे। बात करते हैं अपने 60वें प्रश्न की, गाय का मत चक्र होता है तो 21 दिन का। बात करते हैं 61वें प्रश्न के, गाय को ब्याने के कितने दिन पूर्व सुखाते हैं? बच्चा सुखाने से तात्पर्य है कि बच्चा देने के, जब बच्चा देने वाली रहती है तो उसके कितने दिन पहले तक हम गाय के दूध को दूना छोड़ देते हैं, मतलब कितने दिन पूर्व से हम दूध दूना बंद कर देते हैं? तो लगभग 2 माह पूर्व। 2 माह पूर्व से हम गाय का दूध दूना बंद कर देते हैं। बात करते हैं अपने 62वें प्रश्न की, गाय में दुग्ध ज्वर होता है। तो गाय में दुग्ध ज्वर किसके कारण होता है? तो कैल्शियम के कमी के कारण। कैल्शियम के कमी के कारण दुग्ध ज्वर होता है। कभी कभी यहां दे देता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपो मतलब होता ही है कम, तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम के कमी के कारण दुग्ध ज्वर नामक रोग होता है। 63वां प्रश्न, मेस्टाइटिस किस अंग की बीमारी है? तो मेस्टाइटिस किस अंग की बीमारी है? तो आयन से संबंधित बीमारी है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेस्टाइटिस, पहला क्या था? मेस्टाइटिस और दूसरा है मेट्राइटिस। मेट्राइटिस किस अंग की बीमारी है? तो ये प्रजनन अंग की बीमारी है। इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं, आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होता है मेस्टाइटिस और मेट्राइटिस में, तो ध्यान से देखिए, जब कंफ्यूजन हो तो कोई एक चीज याद कीजिए। जैसे मेस्टाइटिस याद कर लिए तो मेस्टाइटिस किस अंग से बीमारी है? तो आयन से संबंधित बीमारी है। बात करते हैं 65वें प्रश्न की, ब्याने के 15 दिन पूर्व गाय को कहलाते हैं। तो ब्याने की जो 15 दिन गाय पूर्व होती है, जिसको हम किस में रखते हैं? कबिंग बॉक्स के अंतर्गत रखते हैं, उस गाय को हम कहते हैं क्या है? डाउन क्लवर। डाउन क्लवर, उस गाय को हम क्या कहते हैं? डाउन क्लवर कहते हैं।
बात करते हैं हमने 66वें प्रश्न की। गाय के बच्चा देने की प्रक्रिया में बच्चे का कौन सा अंग सर्वप्रथम बाहर निकलता है? जब गाय बच्चा देती है तो बच्चे का कौन सा अंग बाहर निकलता है? सबसे पहला अंग कौन सा बाहर निकलता है? तो अगला खूर, अगला खूर, पैर के अगले खूर आगे निकलते हैं सबसे पहले बाहर। बात करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गाय के बच्चा देने की कितने देर बाद जेर डालती है? तो कितने देर बाद जेर डालती है? तो लगभग 3 से 4 घंटे बाद। अब बात करते हैं हमने 68वें प्रश्न की। प्रजनन के लिए कितनी गायों पर एक साढ़ को रखते हैं? कितने गायों पर एक साढ़ को हम रखते हैं? तो लगभग 70 से 80 गायों पर हम एक साढ़ को रखते हैं प्रजनन की क्रियाओं के लिए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थनैला रोग का परीक्षण करते हैं, तो थनैला रोग का परीक्षण हम किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो स्ट्रिप कप विधि द्वारा, स्ट्रिप कप विधि द्वारा हम थनैला रोग का परीक्षण करते हैं। बात करते हैं 70वें प्रश्न के। बाहर से लाए गए पशुओं को रखते हैं, तो बाहर से लाए गए पशुओं को रखते हैं आइसोलेशन बॉक्स में, आइसोलेशन बॉक्स में। क्यों आइसोलेशन बॉक्स में रखते हैं? क्योंकि पता चला बाहर से कोई पशु आया और उसको किसी तरह की बीमारी है, तो अगर हम पशुओं के पूरे झुंड में रख देते हैं तो वो बीमारी पूरे झुंड में फैल जाती है। इसलिए उसको कुछ दिन तक हम किस में रखते हैं? आइसोलेशन बॉक्स में रखते हैं, और उस समय हम जांच करते हैं कि इसमें किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, तब इसको पशुओं के पूरे झुंड में हम रखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु में दूध दोहने की प्रक्रिया को हम पूर्ण करते हैं, तो दूध दूहने की प्रक्रिया को कितने देर में पूर्ण कर लेना चाहिए? तो लगभग 5 से 7 मिनट के अंतराल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू गाय को प्रतिदिन पानी पिलाते हैं, तो दुधारू जो गाय रहती है उसको प्रतिदिन पानी हम देते हैं लगभग 35 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ पशुओं के सूखे चारे और पानी का अनुपात रखते हैं, सूखे चारे और पानी का अनुपात रखते हैं 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम साइलेज बनता है, सर्वोत्तम साइलेज बनती है मक्का और जई की, लेकिन सबसे बेनिफिट है, सबसे बढ़िया साइलेज किसकी बनती है? मक्का की। अब हम बात करते हैं साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 30 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेज का पीएच मान होता है, तो साइलेज का पीएच मान होता है 3.8 से लेकर 4.2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम हे बनती है, हे सर्वोत्तम हे बनती है बरसीम की, सर्वोत्तम हे बरसीम की बनती है, और हे में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 18% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस को निर्वार आसन देते हैं, तो गाय भैंस को निर्वार आसन देते हैं 1.5 किलोग्राम। निर्वार आसन हम देते क्यों हैं? निर्वार आसन हम इसलिए देते हैं जो पशु के अन्य क्रियाओं के लिए, जैसे शारीरिक तापक्रम, भोजन, पाचन, श्वसन, इन सब प्रक्रियाओं को जो के लिए हम भोजन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? निर्वार आसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 प्रश्न है। भूसे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है, तो भूसे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 10%। भूसे के गेहूं के भूसे में प्रोटीन की मात्रा, जो भूसा रहता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? जो स्ट्रॉ रहता है तो 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु के 500 kg शरीर भार पर सूक्ष्म पदार्थ देते हैं, तो 2.5%। अगर पशु का शरीर भार 500 किलोग्राम है या उससे कम है तो उसके शरीर भार का 2.5% हम उसको शुष्क पदार्थ देते हैं, और यही अगर उसका वजन 500 किलोग्राम से अधिक है तो हम 3% उसके शरीर भार का शुष्क पदार्थ देते हैं, अगर 500 ग्राम से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय को 3 लीटर दूध पर दाने की मात्रा दी जाती है, तो गाय को भोजन में दाने की मात्रा 3 लीटर, अगर गाय के प्रति 3 लीटर दूध पर दाने की मात्रा कितनी दी जाती है? तो 1 kg। और वही बात करें अगर भैंस की, तो भैंस के 2.5 लीटर दूध पर दाने की मात्रा कितनी दी जाती है? 1 kg। गाय के 3 लीटर दूध पर और भैंस के 2.5 लीटर दूध पर दाने की मात्रा कितनी दी जाती है? 1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय से अलग रखकर बछड़े की पालने की प्रक्रिया कहलाती है, गाय से बछड़े या बछिया को अलग रख के पालने की प्रक्रिया कहलाती है वीनिंग सिस्टम, वीनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमार पशुओं को रखते हैं, तो बीमार पशुओं को किस में रखते हैं? सेग्रीगेशन बॉक्स में, सेग्रीगेशन बॉक्स में बीमार पशुओं को इसलिए सेग्रीगेशन बॉक्स में रखते हैं कि जिसके कारण वो बीमारी फैले ना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में निकाले गए दूध में सर्वाधिक वसा किसमें होती है? तो जो अंतिम दूध निकलता है, अंतिम दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जीवाणुओं की संख्या किस दूध में होती है? तो सर्वाधिक जीवाणुओं की संख्या जो शुरुआत के 4 से 5 धार होते हैं उसमें सर्वाधिक जीवाणुओं की संख्या होती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, दूध को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पास्चुराइजेशन,
पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। एक होती है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, मतलब कम तापक्रम अधिक समय। तो इसमें क्या है, इसमें 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को रखते हैं और कितने देर तक, लगभग 30 मिनट तक। सेकेंड है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब अधिक तापक्रम निम्न समय। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में रखते हैं 71 से लेकर 76.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 सेकेंड ध्यान दीजिएगा। और लास्ट है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में 148 डिग्री सेंटीग्रेड पे 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रखते हैं लगभग 1 से 5 सेकेंड तक, और 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं 0.5 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, तो लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी होती है विषाणु के कारण, वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन रुमेन में गैस भरना कहलाता है तो कौन से रोग में रुमेन में गैस भर जाता है, तो अफरा रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत भारत में कब हुई और किसने किया, तो कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत भारत में सन 1939 में हुई और इसको शुरुआत किसने किया, डॉक्टर संपत कुमारन ने। कहाँ पे, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम योनि का तापक्रम होता है, तो कृत्रिम योनि का तापक्रम होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन वीर्य का पीएच होता है, तो वीर्य का पीएच होता है 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडे बनने में कितना समय लगता है, तो अंडे बनने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रानीखेत रोग संबंधित है, तो मुर्गी से, पोल्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रोकर और कैनुला जो एक यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं हम किस रोग में, अफरा रोग में बाईं कोख में ट्रोकर और कैनुला का प्रयोग करके हम पेट से गैस को बाहर निकाल। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है खूर, सिंग और नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं, तो केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हमारे ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।